अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 30 से हम स्टार्ट करने लगे हैं एंडोक्राइनोलॉजी। कीमो मैंने स्टार्ट की थी लेकिन उसका एक चैप्टर किया था और इसके बाद में कह रही कि ना पहले एंडो कर लेते हैं उसके बाद जो है ना कीमो करेंगे, क्योंकि कीमो का एक तो लेंथ ही ज़्यादा है और उसमें थोड़ा टाइम गेन भी है और कॉन्सेप्ट भी मांगती है, जबकि एंडो जो है ना आसान है और इसके चैप्टर्स भी थोड़े हैं। तो इसके ड्रग्स पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू दे दें कि जो हमने पढ़ा था पहले हाइपोथैलेमस जो हमने पढ़ा था पहले और पिट्यूटरी एक्सेस पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब पढ़ी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर 2 मेन लोब्स पढ़ी थी। इसके अलावा इंटरमीडिएट लोब भी होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसका कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं जो कि इसके सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर यहाँ से जो है ना फर्दर आगे हार्मोन का रिलीज़ होगा। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या वो होता है कि इसमें कोई रिलीजिंग हार्मोन्स वगैरह नहीं होते, बल्कि इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना वो पहले से हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, फिर वहाँ से जो है ना नर्व टर्मिनल्स के ज़रिए यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से टारगेट टिश्यूज़ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखें समझें इसको, पहले पढ़ा हुआ है हमने, फिर भी मैं एक बार वो करा देती हूँ। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो है ना हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे होते हैं, सॉरी ये तो हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं। फिर जो है ना ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और जो है ना वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पहले नंबर पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये आके जो एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स होते हैं थायरोट्रॉप्स उनको स्टिमुलेट करता है। ये थायरोट्रॉप्स फर्दर थायराइड ग्लैंड जो है ना थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से जो है T3 और T4 रिलीज़ होता है। इसी तरह जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, वो जो है डायरेक्टली जाके टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और जो है FSH और LH जो है प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। कॉर्टिकोट्रॉप्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स पड़े हुए हैं वहाँ को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास सिग्नल्स आते हैं, वहाँ से ACTH रिलीज़ होता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, वो जो है ना सोमैटोट्रॉप्स को स्टिमुलेट कराता है, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन खुद डायरेक्टली जाके टिश्यूज पे एक्ट नहीं करता, ये जो है लीवर वगैरह और बाकी कुछ टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करा के IGF-1 की प्रोडक्शन करवाता है और IGF-1 जो है ना ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स को मीडिएट करता है टारगेट टिश्यूज पर। इसके अलावा 2 और हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या है, ये जो है ये लैक्टोट्रॉप्स पे जाके एक्ट करता है और जो है प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को इनहिबिट कराता है। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इसको डोपामिन ही कह लें, क्योंकि डोपामिन प्रोलैक्टिन रिलीज़ को इनहिबिट करा रहा होता है। और इसके बाद जो है सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ADH कहाँ पे एक्ट करता है, किडनीज़ पे जाके एक्ट करता है और ये वाटर की रिटेंशन कराएगा, और जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क इजेक्शन में जो है इसका रोल होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इधर पहले नंबर पे ग्रोथ हार्मोन एंड मीकासर्मिन। तो ग्रोथ हार्मोन हमें पता है बेसिकली ग्रोथ के लिए हमारा एसेंशियल होता है। हमारे अगर ये ग्रोथ इसकी स्टंट हो जाए पेशेंट की, लाइक ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसका शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज़ में हमने पढ़ा था कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो क्या होता है कि जो एक्रोमेगाली वगैरह हो जाती है। तो अब हमने ग्रोथ हार्मोन की जो है ना, या तो ऐसा होगा कि एक्रोमेगाली को ट्रीट करने के लिए देंगे या शॉर्ट स्टेचर या डवार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए देंगे। ये 2 डिसीजेस हैं जिनके लिए या तो ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट देंगे या ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट देंगे। ठीक है, तो पहले है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हमने पढ़ा है कि जो है ना सोमैटोट्रोपिन हमने नहीं पढ़ा बल्कि हमने सोमैटोस्टैटिन पढ़ा था। सोमैटोट्रोपिन क्या है, ये GH का एनालॉग है, लेकिन ये रिकम्बिनेंट फॉर्म है। रिकम्बिनेंट फॉर्म है GH की। इसको जो है ना GH की डेफिशिएंसी जो बच्चों में होती है उनमें दिया जाता है। इसके अलावा जो कुछ शॉर्ट स्टेचर होता है बच्चों का, उनके साथ कुछ डिसीजेज एसोसिएटेड होते हैं, जैसे नून सिंड्रोम है, नूनान सिंड्रोम और प्राडर-विलाय सिंड्रोम वगैरह, इनमें दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं जिनमें इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर होता है उनमें दिया जाता है। और इसके बाद जो है ना, लेकिन जो इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर वाले वो बच्चे होते हैं जिनमें जो है ना अननोन रीज़न की वजह से जो है ना उनका अगर छोटा रह जाता है उनमें दिया जाता है, लेकिन में बहुत ज़्यादा ईयर्स की थेरेपी करनी पड़ती है और इसका कोई इतना ज़्यादा ख़ास इफेक्ट भी नहीं आता है। 1.5 से 3 इंच तक बढ़ता है बच्चे का कद। ठीक है,
इसके बाद अडल्ट्स में इसके यूजेस हैं। अडल्ट्स में ये है कि जो एड्स के एसोसिएटेड वेस्टिंग होती है ना, उसमें दिया जाता है। एड्स का हमें पता है कि जो है ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इसमें जो है ना कैचेक्सिया होता है, मतलब कैचेक्सिया नहीं, मतलब इसमें जो ना बॉडी वेस्टिंग होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा वेट बंदे का कम हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना एक मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, ऐसे पेशेंट्स जो जिनकी इंटेस्टाइनल रिजेक्शन हो चुकी है, उनमें या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन जब रिजेक्ट हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकेगी और मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा। तो उनमें दिया जाता है में GH जो है ना दिया जाता है, GH एनालॉग। तो उनमें भी ये उनकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव कराता है। इसके बाद एंटी एजिंग प्रोग्राम्स में भी ये इसको इंक्लूड किया जाता है। पहले जो है ना लोग ऐसा करते थे कि उन लोग ऐसा मानते थे कि जो ग्रोथ हार्मोन है, एंटी एजिंग हार्मोन है, अगर ये पेशेंट ले रहा है तो उसको वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एथलीट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं वो अपना वो मसल मैस इंक्रीज़ करने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए जो है ना इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है ना इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई है, स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफिसिस है। जो स्लिप्ड कैपिटल एपिफिसिस होता है ना, फेमरल एपिफिसिस में ये होता है कि जो हेड होता है, हेड हमने पढ़ा था ना फीमर का, याद हो तो मुझे तो भूल गया था पहले। अच्छा, जो हेड ऑफ फीमर हमने पढ़ा था, तो वो जो है ना थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो शैफ्ट होती है वो जो है ना वो हेड की निस्बत उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफिसिस, ठीक है। इसके बाद स्कोलियोसिस होगी, एडीमा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कराता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया करा देगा। इसके साथ ही एडीमा करा देगा और जो है ना स्कोलियोसिस कराएगा। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइन का कर्वेचर है वो जो है ना चेंज हो जाता है, कर्व हो जाती है स्पाइन, ठीक है। तो नॉर्मल उसकी जो एक ओरिएंटेशन है या एक अरेंजमेंट है या एक पोजीशन है वो मेंटेन नहीं रहती। वो ये सारी चीज़ें बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ में आप याद रख लें, जो कि बोन डेंसिटी को कम कराता है, ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कराएगा। तो इस वजह से जो है ना स्कोलियोसिस हो गई, और ये फेमरल एपिफिसिस पर उसका हेड जो ना स्लिप हो जाएगा, फीमर का हाइपरग्लाइसीमिया, एडीमा वगैरह ये सारा कुछ। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स भी हैं इसके, पेरिफेरल एडीमा, मायाल्जिया, अर्थराल्जिया, मसल पेन भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा, क्योंकि मसल में भी ये क्या करा रहा होता है, अपने इफेक्ट्स को मीडिएट करा रहा होता है, और अर्थराल्जिया बोन्स की भी डेंसिटी को, मैस को कम करा रहा होता है। इसके बाद जो ना मिकासरमीन है। मिकासरमीन क्या होती है कि जो है ना ये उन पेशेंट्स में दी जाती है, वो बच्चे जो कि GH को जो है ना GH को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उनमें IGF-1 की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन को चाहिए लेकिन GH को तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इस वजह से हम एक अल्टरनेटिव देंगे मिकासरमीन, ठीक है। और ये एक रिकम्बिनेंट फॉर्म है GH की, IGF-1 की रिकम्बिनेंट फॉर्म है। इसकी टॉक्सिसिटी में जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया है, और इस वजह से जब हम ये मिकासरमीन देंगे तो उससे पहले हम एडवाइस करेंगे कोई स्नैक या कुछ थोड़ा बहुत खाना खा के ले, ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है ना उनको मिकासरमीन रिन्फाबेट के साथ जो है ना उनको ट्रीट किया जाता है। ये मिकासरमीन रिन्फाबेट जो है कॉम्बिनेशन IGF-1 का और एक और प्रोटीन होती है हमारी ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या करती है, जो वो IGF-1 की इफ़ेक्ट होता है ना उसको ज़्यादा देर तक रखती है, लाइक उसको मेटाबोलाइज ज़्यादा नहीं होती, तो उसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज़ कराती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ग्रोथ हार्मोन एंटीगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में हम क्या एंटागोनिस्ट क्यों देंगे, हम एक्रोमेगाली वगैरह को ट्रीट करने के लिए, गिगैंटिज्म जो होती है बच्चों में उसको हम ट्रीट करने के लिए देंगे। अगर जो है ना इनके इसके पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, उस केस में ये होगा तो उसमें फिर हम एंटागोनिस्ट देंगे ताकि उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दें, ठीक है। अब जो है ना सोमेटोस्टैटिन हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, इसको हम देंगे ये सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स, ठीक है। उनमें आता है ऑक्ट्रियोटाइड और लैनरियोटाइड, ठीक है। इनको हम केस में देंगे एक्रोमेगाली को ट्रीट करने के लिए, कार्सिनॉइड को, गैस्ट्रिनोमा, ग्लोकोमा, एंडोक्राइन ट्यूमर्स को के लिए देंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसमें ये इंसुलिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ कराता है और जो है ना ग्लूकागॉन के रिलीज़ को इंक्रीज़ कराता है।